नमस्कार, स्वागत है सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार और आज हमारे साथ खास शख्सियत है संपत सारस्वत जी, जिन्होंने हाल ही में तिरंगा यात्रा करवाई है और ये कश्मीर में करवाई है। इसके ऊपर हम खास बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपने तिरंगा यात्रा करवाई कश्मीर में नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, इस पे भी आपकी चर्चा बनी रही। तो क्या इसके जो तिरंगा यात्रा करवाई, लोगों के बीच में वहाँ कैसा माहौल था? देखिए क्या था कि इस तिरंगा यात्रा के पीछे जो मकसद था कि तिरंगे की आन-बान और शान के लिए हम कार्य करना चाह रहे थे। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि कहीं न कहीं जो है हिंदुस्तान के तालमेल में जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद में हम चाह रहे थे कि मुख्य धारा में लाने के लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई झंडा जब काम नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं तिरंगे के अनुरूप काम किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम दिल्ली में ही बैठे थे, 17 जून का दिन था। तो मैं और हमारे एक मित्र हैं सुधांशु माथुर जी और एक हमारे जम्मू कश्मीर से ही मित्र हैं डॉक्टर साहिल मुजफ्फर हुसैन कलाल। तो हम तीनों ने बैठ के एक योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का ध्यान जाए और कहीं न कहीं एक ऐसा संदेश पूरे हिंदुस्तान के साथ-साथ विश्व में जाना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि भई देश के अंदर तिरंगे के प्रति किस प्रकार का मान-सम्मान है। तो एक योजना बनाकर हमने तय किया और 9 जुलाई को हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में की। उसके बाद में 23 जुलाई को हमने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे जम्मू कश्मीर में हमने तिरंगा यात्रा करवाई और सबसे मुख्य इसमें जो हालाँकि पूरे 15 दिन तक ही मुख्य आकर्षण रहे, फिर भी सबसे मुख्य जो जिसकी चर्चा है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो ये थी कि हमने डल झील के ऊपर शिकारा रैली जो है, शिकारा रेस करवाई और उसमें जो प्रथम धावक जो विजयी हुआ वो 74 वर्ष का व्यक्ति था। हाँ, तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहा वहाँ पर और आपको मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि वो शिकारा रैली का इतना प्रभाव पूरे विश्व के अंदर पड़ा, हिंदुस्तान के तमाम खबरों में उसने जगह बनाई अपनी, जिससे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी अविश्वास प्रस्ताव के समय लोकसभा के अंदर भी जिक्र किया कि शिकारा रैली जो है वो 33 साल के बाद अगर हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। एक कश्मीर जो आतंकवाद या पत्थरबाज के नाम से जाना जाता था, तब जब आप तिरंगा यात्रा लेकर गए, तो लोगों की आँखों में या वहाँ पर कैसा बर्ताव था आपके प्रति? हमें लगा दिनेश जी पहले तो कि बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ जाएँगे, कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार से घरवालों की भी सहमति नहीं थी, घरवालों को हमने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने वहाँ उतरने के बाद देखा, अब जब हमने श्रीनगर में सबसे पहले हम गए तो हमने देखा कि वहाँ का युवा हमारी तरफ एक आशा की दृष्टि से देख रहा था। पहले दिन ही जब हमने एक सभा का कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप का एक सभा जब हमने बुलाई तो उसमें 200-300 यूथ आए और कुछ बच्चियाँ भी थी, महिलाएँ भी थी, तो हमने देखा कि यूथ जो है एक आशा की दृष्टि से हमारी तरफ देख रहा था। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि कुछ न कुछ अवसर जो है, उनके भविष्य के निर्माण के लिए हम लेकर आए हैं और दिल्ली को वो एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं। उनको लगता है कि जैसे दिल्ली से कोई व्यक्ति आता है तो कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ नई अपॉर्च्युनिटी लेकर आया है। तो बहुत बेहतरीन और शानदार जो है हमारा अनुभव रहा इस दौरान में क्योंकि युवा हमारे साथ पूरे 15 दिन तक चले और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी ऐसी-ऐसी जगहों पर हम गए जहाँ पर हमें लग रहा था कि यहाँ जाना शायद ठीक नहीं है। हमें लोगों ने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें आगाह किया, परंतु निश्चित रूप से यूथ का खास तौर पर साथ रहा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ कुछ लोगों के मुझे नाम याद है डॉक्टर बिलाल रसूल अर्जुन पाल रसूल, अर्जुन पंडित और इरफान अत्तू, सनी पाजी, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ सुखी पाजी और ऐसे बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े, जो मैंने नाम लिए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नेतृत्व में हमने अलग-अलग वहाँ पर जॉन बनाए। मैं आपको बताना चाहूँगा दिनेश जी कि एक हमने ऐसे-ऐसे संवेदनशील जगहों को चुना, खास तौर पे जिन जगहों के लिए हमें आगाह किया गया था कि यहाँ पर टेररिज्म है, यहाँ मिलिटेंसी थी, उन जगहों पे हमारे जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया था कि डॉक्टर साहिल मुज़फ़्फ़र हुसैन कलाल जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र से हैं, तो उनके नेतृत्व में ये यात्रा पूरी हो रही थी। तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि हमें इन्हीं क्षेत्रों से जाना है। जिन क्षेत्रों को मिलिटेंसी का नाम दिया गया, जिन क्षेत्रों को बदनाम किया गया मिलिटेंसी के नाम पे और कहीं न कहीं हम सबकी इच्छा थी कि जिस तिरंगे के नाम पर वहाँ राजनीति हो रही थी। जैसे महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अगर धारा 370 हटती है, तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि अगर तिरंगा खड़ा हुआ या इनका जो दूसरा जो झंडा है वो डाउन हुआ, तो खून-खराबा हो जाएगा। तो हमने खास तौर पर ये तय किया कि नहीं महबूबा मुफ्ती के साथ-साथ तमाम उन मनोदशाओं को, तमाम उन मानसिकताओं को हम जवाब देना चाहते हैं कि तिरंगा, तिरंगा ही है और उस तिरंगे को लेकर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के युवाओं ने उस तिरंगे को छाती पर लगाया, हमने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे लगा रखे हैं, आप देखेंगे कि एक
5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा किस तरह से तिरंगे को शान से लहराते हुए कह रहा है कि मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, और हिंदुस्तान की धरती के लिए किस प्रकार से वो लोग समर्पित हैं, इस तरह के भाव हमने वहां पर महसूस किए। लाल चौक गए आप? लाल चौक जाते ही वहाँ पर कैसा माहौल था? देखिए, जैसे पहले सुन रखा था कि लाल चौक में झंडा नहीं फहराने दिया जाता है, लाल चौक में ये, लाल चौक में वो, तो डेफिनेटली हमारे मन में ऐसा था दिनेश जी कि कहीं न कहीं लाल चौक देखने को एक उत्सुकता थी। पर हम जब ग्रुप के साथ गए तो हमने देखा कि लाल चौक के ऊपर जम्मू कश्मीर की जो सरकार और एलजी साहब मनोज सिन्हा जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से उस लाल चौक को अब तो बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक जगह उसको रूप दे दिया गया है। और लाल चौक जो है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लगातार तिरंगे के रंग के अंदर रंगा गया था, और हमने वहां पर तिरंगा फहराया, और खास बहुत सुखद अनुभव रहा। हाँ, 1992 में, 95 में, 97 में जिन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया था, उन लोगों को वहां वाकई हम मान सकते हैं कि उन लोगों को हकीकत में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन हमारे लिए अब धारा 370 हटने के बाद में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने कर रखी है, ठीक है, एक चिंताजनक स्थितियां तो थी, क्योंकि जवान वहां सेना पर लगे, सेना के जवान जो है हर 10-10 फीट पे, 15-15 फीट पे जवान लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अब करीबन 2 लाख जो है हमारे सेना के जवान जो है वो तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता तो है, पर हाँ, एक बदलाव की दृष्टि की उम्मीद अब हम जम्मू कश्मीर से कर सकते हैं। पुलवामा जहाँ एक इतना बड़ा हादसा हुआ और हमारे देश के जो जवान थे, आर्मी के लोग थे, वो शहीद हुए। वहाँ पर आप गए तो कैसा लगा? पुलवामा में जैसे मैंने बताया कि हमने उन चिन्हित किया था उन जगहों को, हम पुलवामा गए, हम सोपोर गए, हम कुपवाड़ा गए, हम बांडीपुर गए, हम पूंछ गए, हम सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए, मतलब हम उन तमाम जगहों पर गए जहाँ मिलिटेंसी पैदा हुई, जन्म लिया जिसने मिलिटेंसी को, जहाँ हम सुनते थे कि आतंकवाद जो है वो घर घर पैदा हुआ है, जहाँ हमने सुना कि AK-47 को गेहूं कैसे खेत में बोते हैं, हर 5-5 इंच पे AK-47 बो रखी है, उन जगहों पर हम गए। तो पुलवामा के मैं अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि पुलवामा में जिस प्रकार से भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए थे, उस समय आपने सुना होगा कि उस समय 13 आतंकवादी ऐसे थे जो आतंकवादियों को एक स्कूल से जोड़ा गया था, कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 13 आतंकवादियों ने इस पूरी घटना में शामिल थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने उसी स्कूल को स्थान रखा, वेन्यू रखा हमारे प्रोग्राम का, और उसी स्कूल में हमने प्रोग्राम किया, और उस स्कूल में पढ़ने वाले 800 बच्चे और सारे के सारे शिक्षक, सब लोगों ने एक स्वर के अंदर राष्ट्रीय गान गाया, एक स्वर के अंदर उन्होंने तिरंगे को अपनी छाती पर लगाया, और एक स्वर में उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम कहा। आप कल्पना करिए, रोंगटे खड़े होने वाली बात है ये कि किस प्रकार से जो बदनाम किया गया, कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो इष्ट देवी है वहां की, हम यहाँ राजस्थान में जो खाटू श्याम जी में जो श्याम बाबा है, उन श्याम बाबा का सर यहाँ पर है, लेकिन धड़ जो है वो जम्मू के पास अखनूर करके एक जगह है, वहां पर है। तो इस तरह की वहां पर ऐतिहासिक जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है। तो जो जम्मू कश्मीर हमें दिखाया गया कि एक जम्मू कश्मीर को पिछले 75 सालों में इन राजनीतिक हुक्मरानों ने किस प्रकार से जनता के सामने पेश किया, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही हमें ऐसे ध्यान में आता था कि जैसे आतंकवाद का गढ़, जैसे बर्फ के ऊपर गिरी हुई खून, इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई गई। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू जहां मंदिरों की भरमार है, तीर्थ स्थानों की भरमार है, जहाँ पर्यटन स्थलों की भरमार है, वैष्णो धाम, वैष्णो देवी हम जाते ही हैं, वहीं कश्मीर जो है, कश्मीर का जो घाटी एरिया है, सुदूर घाटी एरिया, कहीं ना कहीं स्वर्ग से भी सुंदर है। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं हमसे एक साजिशन रूप से इन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने हमसे छुपा कर रखा, हटा कर रखा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर अपॉर्चुनिटियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट और पता नहीं किस किस प्रकार के संसाधन जो है वो कश्मीर के अंदर पैदावार है। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर जो हमें दिखाया गया वो जम्मू कश्मीर नहीं है। आज का जम्मू कश्मीर वाकई बदला हुआ है। वहाँ के जो युवा हैं वो किस तरह से देखते हैं कि जो अलग राज्य है, जैसे हमारे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, या बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, वो किस प्रकार से देखते हैं कि वहाँ जाकर वो अगर उद्योगपति या कुछ भी करना चाहे तो, या हमारे जो राजस्थान, बिहार, दिल्ली के युवा अगर कश्मीर जाना चाहे तो वहाँ के युवाओं के आंखों में या वहाँ पर आपने क्या देखा है ऐसा? अब क्या है दिनेश जी, जैसे परिस्थितियां बहुत बदली है, यूथ जो है ना, यूथ के लिए दोनों तरफ के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का युवा अगर जम्मू कश्मीर में जाकर किसी प्रकार का कार्य या रोजगार की तलाश करे या वहाँ से अपना व्यापार करना चाहे,
तो वाक़ई जम्मू कश्मीर एक बहुत अच्छा प्रदेश है यहाँ के युवाओं के लिए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर का युवा भी अब बाहर आकर व्यापार करना चाहें तो पूरे हिंदुस्तान के लिए उनके पास एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। और निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर के अंदर संसाधन है, उन संसाधनों का हम दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग बेजा उपयोग करते हुए हमारे एक कैरियर को, हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे संसाधन जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। वूलन का बहुत बड़ा काम है वहाँ, हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम है, ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा काम है। तो निश्चित रूप से युवा अगर चाहे तो हम लोग वहाँ करीबन 1 महीना 20 दिन रहकर आए हैं, समय समय पर बीच बीच में हम जाते आते रहे, तो हमने देखा कि अब वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वहाँ के स्थानीय लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका जो मान सम्मान और उनकी जो मेज़बानी है, वाकई वो मेज़बानी हम भी नहीं कर पाएंगे। इतना वो लोग सरल हैं, सौम्य हैं, व्यवहारिक हैं। तो मैं तो युवाओं को आमंत्रित करूंगा कि वो जम्मू कश्मीर जाएं और व्यापार के नए रास्ते जो खोल रहे हैं उनका अवसर उनको प्राप्त करना चाहिए। अब लोग वहाँ के क्या सोचते हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं? आपने वहाँ पर 1 महीना गुजारा है, लोगों में घुले मिले होंगे, तो क्या चाहते हैं? आपने भी पूछा होगा ये तो। देखिए ऐसे तो सत्ता के आधार पर तो वहाँ की आम जनता तो चाहती है कोई न कोई पॉलिटिकल लॉबी जो है, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाए। क्योंकि अभी जैसा आप समझ सकते हैं, आपको ध्यान में होगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर रूल है। तो एक आम स्थानीय व्यक्ति को अपने पास एक विधायक की भी ज़रूरत रहती है, छोटे छोटे जो वार्ड मेंबर से लेकर तमाम लोगों की ज़रूरत रहती है, ताकि अपनी मामूली छोटी सी समस्या, अगर गली कूचे की नाली की समस्या है तो वो गवर्नर साहब को तो कह नहीं सकते। तो अब वहाँ की जनता चाहती है, हालांकि पीछे ही अभी पंचायती चुनाव सरकार ने वहाँ करवाए हैं और बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। तो वहीं मेरा ऐसा मानना है कि सरकार, मैंने वहाँ देखा, लोगों का अनुभव जाना, अब वहाँ की जनता तैयार है चुनाव के लिए और चाहती है चुनाव कराएं। पर ये तो केंद्र सरकार का फैसला है कि कब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन रहता है, जब तक वहाँ स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती। ये बात भी हमें वहाँ महसूस हुई कि कहीं ना कहीं दूसरे जो दल थे जिन्होंने पिछले 75 सालों में कश्मीर को बदनाम करने का प्रयास किया, जम्मू कश्मीर को, वो दल वापस से हावी ना हो जाए और कहीं वापस मिलिटेंसी जो है वो खड़ी नहीं हो जाए। उसको लेकर केंद्र सरकार और जो भी एजेंसियां समय समय पर एक परीक्षण करवाती है और उस जायजे के आधार पर जो भी निर्णय लेगी वो बेहतर होगा। पर वहाँ की जनता अब तैयार है पूर्ण रूप से।